बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 है, चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज इसमें हम सेक्शन बी करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का। मैंने आपको इसकी बाकी चीज़ें तो करवा दी थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं करवाए थे क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत ईजी हैं, इस वजह से मैंने नहीं कराए थे। लेकिन बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैं आज करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिफाइन करना है और उसका पार्ट भी है डिस्क्राइब द डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने डिस्क्राइब करना है जबकि वो गुजर रही हो एक प्रिज्म में से। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे इसका आंसर है स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का अपने बेसिक कलर्स के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर स्प्लिट हो जाने को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब उसके बाद उसका पार्ट भी था कि आपने प्रिज्म के अंदर डिस्क्राइब करना है। तो प्रिज्म के अंदर डिस्क्राइब हम यहां से करते हैं इसी पेज पे। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिट द कलर सीक्वेंस प्रोड्यूस इन द स्पेक्ट्रम इज इंडिकेटेड बाय द एक्रोनियम विबग्योर। इसमें V स्टैंड्स फॉर violet, I stand for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। इसमें जो हमारा विबग्योर है इसके अंदर रेड कलर जो होता है उसकी स्पीड जो है प्रिज्म के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए ये सबसे कम डेविएट होता है और सबसे ऊपर जो होता है यही कलर हमें दिखाई देता है, सबसे लेस डेविएट होता है ये। ठीक है, और सबसे ज्यादा डेविएट होता है इंडिगो कलर, वो सबसे नीचे होता है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसी में यही सब इसमें आगे लिखा हुआ है, ये बस एज शोन इन फिगर हटा दीजिए। उसके बाद लिखें द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। अब जो व्हाइट लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। द रेड कलर हैज अ मैक्सिमम स्पीड इन द ग्लास प्रिज्म विद द स्लाइटेस्ट डेविएशन। ये रेड कलर की जो है सबसे ज्यादा स्पीड होगी और सबसे कम डेविएशन होगी। इन कॉन्ट्रास्ट द वायलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड एंड मोस्ट डेविएशन because color has its own refracted path in the air and become distinct on the spectrum। क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर जो होता है हर कलर का अपना डिस्टिंक्ट पैथ होता है और क्यों होता है, क्योंकि उन सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ के हिसाब से ही जो है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ कम होती है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। ये जो है ये ऊपर जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है और यहां से यहां तक जो हम करेंगे व्हेन से लेके यहाँ स्पेक्ट्रम तक, ये हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू द प्रिज्म हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हाउ द रेनबो इज प्रोड्यूस ऑन अ रेनी डे। पार्ट बी है एक्सप्लेन हाउ द कलर्स आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये भी आपने बताना है कि जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरह से डिस्टिंक्ट होती है, मखसूस होती है। इसका आंसर आपकी बुक में तो है, लेकिन अपने वर्ड में हम लिखेंगे इसको और आप खुद भी अपने वर्ड में इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर हम लिखते हैं इन रेनी डेज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर और एटमॉस्फेयर। रेनी डेज में हवा के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं जो कि हवा के अंदर सस्पेंड होते हैं या एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। एवरी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म। जो हर पानी का जो ड्रॉपलेट होता है वो एक प्रिज्म का काम करता है। एंड डिस्पर्स एंड रिफ्लेक्ट द लाइट। उसके अंदर जब लाइट एंटर होती है तो अंदर उसके अंदर वो रिफ्रैक्ट होती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। द लाइट पासिस थ्रू दीज ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स एंड स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जब लाइट उसमें से गुजर के बाहर निकलती है ड्रॉपलेट से तो वो डिस्पर्स हो जाती है, यानी अपने बेसिक कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो वी सी रेनबो ऑन द स्काई। इस तरह हमें स्काई पे जो है रेनबो दिखाई देती है। इसका पार्ट भी इन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ जो इसके अंदर रेनबो में जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है वो किस तरह डिस्टिंक्ट होती है। देखिए, जो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और अगर वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है आपकी बुक में पेज नंबर 43 पे डायग्राम के अंदर यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से आप उतार सकते हैं। ये मैंने आपके लिए इसका चार्ट रेडी कर दिया है, इस चार्ट में आप देख लेते हैं। ये मैंने चार्ट इसका इसी डायग्राम से बनाया है, इसमें हम देख लेते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी है 460 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज है। ऑरेंज की है 625 नैनोमीटर वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है 500। येलो की है 575 नैनोमीटर वेवलेंथ
और फ्रीक्वेंसी है 525। ग्रीन की है 525 नैनोमीटर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है 590। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्लू की है 450 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी है 630 हर्ट्ज। इंडिगो की है 425 नैनोमीटर वेवलेंथ और 675 फ्रीक्वेंसी, 675 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। वॉयलेट की है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ और 750 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका पार्ट 2 है लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ के हिसाब से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिस्ट बनानी है। सी है अल्ट्रावायलेट रेज हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। कैन अल्ट्रावायलेट वेव्स ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम। अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो वेव से ज्यादा होती है, तो क्या वो वैक्यूम में फास्टर ट्रेवल करेंगे, ये इसके पार्ट सी है। इसका जो पार्ट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन, ये मिलेगी आपको अपनी बुक में पेज नंबर 44 पे, यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर ऑसिलेटिंग। ये असल में मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट का आपको मतलब पता है ना, कि अपने ही मीन पॉइंट पे आगे पीछे मूव करना, टू एंड फ्रो मोशन करना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नॉट मटेरियल, ये मटेरियल नहीं है। दस दे कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम और स्पेस, इसलिए ये स्पेस से भी और वैक्यूम से भी ट्रेवल कर लेती हैं। इसका जो पार्ट सी था, उन्होंने पूछा था कि अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेडियो वेव्स से, तो क्या उनकी स्पीड भी ज्यादा होगी। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे मौजूद है। यहां से देखिएगा, ऑल मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द स्पेस और वैक्यूम एट द सेम स्पीड। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो स्पेस में या वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और वो स्पीड कितनी होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर तक सफर करती हैं, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर में किस तरह से आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका इसका सी का आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 का बी का आंसर है आपके पास, जो उन्होंने पूछा था व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज जनरली डिवाइडेड इनटू 7 रीजन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो है 7 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं, डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ, फिर उससे कम वेवलेंथ, फिर उससे कम वेवलेंथ, या फिर इंक्रीजिंग एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। क्योंकि वेवलेंथ जब बढ़ता जाता डिक्रीज होता है तो इंक्रीज होती जाती है उसकी वेव की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, और तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ जाती है। उसी हिसाब से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को 7 रीजन में डिवाइड करा है। अगर आप चाहें तो सिर्फ इनके नेम देना चाहें नेम दे दें, वरना इसको डिस्क्राइब कर दें तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, तो सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है एंड दे कंटेन लोएस्ट एनर्जी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम। नंबर 2 पे आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स। इनकी रेडियो वेव से थोड़ी सी छोटी होती है वेवलेंथ एंड कंटेन मोर एनर्जी देन रेडियो वेव्स, और इनकी ज्यादा एनर्जी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की निस्बत। उसके बाद आती है 3rd नंबर पे इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव जो होती है देयर वेवलेंथ इज स्मॉलर देन माइक्रोवेव। इन माइक्रोवेव से इनका वेवलेंथ स्मॉलर होता है, सो देयर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन माइक्रोवेव्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ग्रेटर हो जाती है। बिल्कुल अपने वर्ड में लिखने वाली बात है, सिर्फ आपने तरतीब याद कर लेनी है। नीचे आती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। वेवलेंथ जो होकर डिक्रीज करते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट। देयर वेवलेंथ इज स्मॉलर देन माइक्रोवेव। इसकी भी हम माइक्रोवेव से ही कंपेयर करेंगे, सो देयर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज ग्रेटर देन माइक्रोवेव। तो उसकी एनर्जी भी और फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर होगी माइक्रोवेव से। नंबर 5 पे आता है विजिबल लाइट। देयर वेवलेंथ इज स्मॉलर देन माइक्रोवेव, सो देयर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन माइक्रोवेव। इसको भी माइक्रोवेव से ही कंपेयर करें कि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो माइक्रोवेव से कम होती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरेज। नंबर 6 पे आता है एक्सरेज। एक्सरेज हैव मोर स्मॉलर वेवलेंथ। इसकी जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड से और विजिबल लाइट से भी छोटी होती है, सो देयर फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेटिंग पावर इज मच ग्रेटर देन इंफ्रारेड वेव्स। तो इनकी इंफ्रारेड वेव से भी ज्यादा जो होती है फ्रीक्वेंसी हो जाती है। उसके बाद आता है नंबर 7 पे गामा रेज। इनकी सबसे ज्यादा जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है और इनकी सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। हम क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें, दे हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ
देन एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है और सो दे हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी देन एनी अदर कंपोनेंट। बाकी तमाम कंपोनेंट से इनकी फ्रीक्वेंसी गामा रेज की या एनर्जी जो होती है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है, वो ज्यादा होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड रेडियो सिग्नल्स। रेडियो वेव्स में और अल्ट्रावायलेट रेज में आपने कंपैरिजन करना है। विच वन ट्रेवल एट द फास्टर स्पीड, इन दोनों में से किसकी स्पीड फास्टर होगी? इन दोनों की स्पीड इक्वल होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो चाहे वो रेडियो सिग्नल्स हो। तो क्योंकि स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती, वो कितनी होती है? वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इन्होंने पूछा था विच वन ट्रेवल एट अ फास्टर स्पीड, हम लिखेंगे they will travel with equal speed because all electromagnetic waves have travel with same speed in the vacuum और space। जो इसमें पार्ट सी में आंसर किया था वही सेम इसमें आंसर लिख दीजिएगा। विच हैव अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तो इन्होंने पूछा रेडियो वेव्स में या रेडियो सिग्नल्स में और अल्ट्रावायलेट में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि रेडियो वेव्स जो होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और अल्ट्रावायलेट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उससे ज्यादा होगी। रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम लिखेंगे अल्ट्रावायलेट वेव्स हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, पूरी लाइन बना के देखते हैं। नंबर सी है विच वेव हैज अ ग्रेटर वेवलेंथ, इन दोनों में से किसका वेवलेंथ ज्यादा बड़ा है? हमें पता है, हम लिखेंगे रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स हैज अ ग्रेटर वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रेडियो वेव्स, ये आपको सोर्सेज बतानी है रेडियो वेव्स की, और उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स इन कम्युनिकेशन। आपकी बुक में पेज नंबर 47 पे इसका आंसर मौजूद है। स्टार्स जो होते हैं वो नेचुरली जो होते हैं रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। उसके अलावा रेडियो वेव्स को आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। इसका तरीका इस बुक में पेज नंबर 47 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से आएगा स्टार्स से। स्टार्स आर द नेचुरल ट्रांसमिटर्स ऑफ रेडियो वेव्स, सबसे ज्यादा जो है रेडियो वेव्स कहाँ से ट्रांसमिट होती हैं? स्टार्स ट्रांसमिट करते हैं, स्टार्स से निकलती हैं। देखिए पहला तो ये हो गया, ठीक है। रेडियो वेव्स कैन बी आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग द करंट इन अ ट्रांसमिटिंग एंटीना। रेडियो वेव्स को आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है करंट को ऑसिलेट करके ट्रांसमिटिंग एंटीना के अंदर। ठीक है, ये यहाँ से इसका सेकंड मेथड आ गया। उसके बाद इन्होंने हमसे इसका एक और पार्ट पूछा था कि रेडियो वेव्स क्यों जो है हिली एरियाज में यूज करी जाती हैं ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को, किसी भी चीज को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसका आंसर इसी पैराग्राफ के अंदर रेडियो से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा रेडियो वेव्स कैन डिफ्रेक्ट अराउंड हिल्स। रेडियो वेव जो होती हैं वो हिल से टकराकर डिफ्रेक्ट हो जाती हैं। हमें डिफ्रेक्शन का मतलब पता है कि फैल जाती हैं। सो रेडियो वेव्स कैन रिसीव सिग्नल्स इवन इफ अ हिल ब्लॉक द डायरेक्ट रूट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं उनके रास्ते में कोई हिल भी आ जाए, वो उनको ब्लॉक नहीं कर पाता और रेडियो वेव्स जो होती हैं उससे डिफ्रेक्ट होकर निकल जाती हैं। लॉन्ग वेव्स विल ऑल्सो डिफ्रेक्ट अराउंड द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर ज्यादा बड़ी वेव्स हों रेडियो वेव्स तो वो पूरी अर्थ के सरफेस से भी कर्व होकर गुजर सकते हैं। इतनी बड़ा डिफ्रेक्शन उनके अंदर आ सकता है क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसका आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे व्हाई आर माइक्रोवेव प्रेफर्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, क्यों प्रेफर की जाती हैं? इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 48 पर है। यहाँ से लिखेंगे सैटेलाइट फोन्स यूज माइक्रोवेव फॉर कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट टेलीविजन यूज माइक्रोवेव्स रिसीव सैटेलाइट टेलीविजन प्रोग्राम। तो सैटेलाइट फोन्स जो होते हैं और सैटेलाइट टेलीविजन जो होता है वो माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। इसकी वजह हम आगे लिखेंगे, इसमें आगे है बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज ऐड करेंगे। माइक्रोवेव कैन पेनिट्रेट हेज, लाइट, रेन, क्लाउड एंड स्मोक एज दे हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल रेंजेस ऑफ रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं धुंध में, हल्की बारिश में, क्लाउड्स में और धुएं के अंदर भी, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो वेव से ज़्यादा हाई होती है। हाउएवर बिकॉज दीज वेव्स आर हाईली डायरेक्शनल, लेकिन ये है कि ये वेव जो होती हैं बहुत डायरेक्शनल होती हैं। द सैटेलाइट डिश एंड रिलेटेड कंपोनेंट मस्ट बी अलाइंड। तो सैटेलाइट डिश का और उन कंपोनेंट्स का जहां पे ये भेजी जा रही होंगी उनका अलाइन होना जरूरी है अप्रोप्रिएटली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द ट्रांसमिटेड सैटेलाइट सिग्नल एंड रिसीविंग सैटेलाइट डिश और ट्रांसमिटेड
सैटेलाइट सिग्नल, इन दोनों के दरमियान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये इसका आंसर है। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे और इसमें यहाँ पे बिकॉज ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ऐड कर देंगे। अब देखिए बुक में आपको ये लाइंस नजर नहीं आएंगी, कितना भी अच्छा कैमरा हो ये आप लाइंस इसमें रीड नहीं कर सकते। आपको जब मैं मार्क करा रही हूँ पेज नंबर बताऊँ तो आप बुक का पेज खोल के साथ में निकाल के फिर पढ़ा करें बुक में देखते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज कॉमनली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर्स फॉर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। हाउस होल्ड अप्लायंसेस में कौन सी रेडिएशन यूज होती है। इसका पार्ट भी है, हाउ डू द मॉलिक्यूल्स इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन मॉलिक्यूल्स किस तरह इमिट करते हैं। हाउ इंट्रूडर अलार्म्स हेल्प सिक्योरिटी पर्सनल विजुअलाइज द थर्मल इमेजेस। तो वो जो इंट्रूडर अलार्म्स होते हैं वो सिक्योरिटी पर्पज में यूज होते हैं, वो किस तरह विजुअलाइज कर लेते हैं थर्मल इमेजेस को। देखिए इसका जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट ये था, इन्होंने पूछा था जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस में कौन सी रेज यूज होती हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 48 पे इसका आंसर है इंफ्रारेड से। 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में इंफ्रारेड से, ठीक है। इंफ्रारेड वायरलेस रिमोट कंट्रोलर्स कंट्रोल वेरियस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इंफ्रारेड के जो कंट्रोलर्स होते हैं उसके जरिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम कंट्रोल करते हैं। दैट सेंड इनविजिबल सिग्नल्स टू एन इंफ्रारेड रिसीवर। वो इंफ्रारेड रिसीवर को सिग्नल भेजते हैं ऑन आर डिवाइस सच एज, कौन सी डिवाइस में, जैसे टेलीविजन में, वीडियो रिकॉर्डर में और हाईफाई सिस्टम वगैरह में। तो जो हम रिमोट कंट्रोल घर में यूज़ करते हैं उसमें इंफ्रारेड यूज़ होती हैं, जो उसमें से निकलते हैं सिग्नल और वो उस टेलीविजन में या फिर अगर हम फैन को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो उस तक पहुँचते हैं, उस डिवाइस तक पहुँचते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा था कि किस तरह एक मॉलिक्यूल से जो है इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो इमिट होती हैं। तो इसका हम यहाँ से लिखेंगे, इंफ्रारेड और इंफ्रालाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल लाइट। इंफ्रारेड लाइट जो होती है या इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनका वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल। ये किसी मॉलिक्यूल में से या तो रेडिएट होती हैं या फिर एब्जॉर्ब होती हैं। when they change their rational vibrational movement, यानी जब कोई मॉलिक्यूल अपनी रैशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट को चेंज करता है तो उसमें से जो रेडिएशन होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड, ठीक है। ये आपका पार्ट बी का आंसर हो गया, ठीक है। पहले मैंने आपको पार्ट ए का बताया, अब ये पार्ट बी का आंसर है। पार्ट सी था कि किस तरह से डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड। इंसान की जो बॉडी होती है उसमें से भी कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इमिट होती हैं। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं होती, जैसे कि मिलिट्री पर्पज में यूज होता है कि जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं रखी जा सकती और आपको दुश्मन का पता लगाना है कि कोई दुश्मन आ रहा है अंधेरे के अंदर, तो वहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं उसके डिटेक्टर लगे हुए होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर से खुद ब खुद जो इंफ्रारेड रेडिएशन आती है उन रेडिएशन को वो डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है पता चल जाता है कि कोई बॉडी जो है मूव कर रही है और किस जगह पे वो मौजूद है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, मैं पढ़ के बता देती हूँ इसका आंसर। ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे हम। द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो गिव्स आउट इंफ्रारेड रेडिएशन बिकॉज ऑफ द रैशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। तो कहते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जो होते हैं इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो निकल रही होती हैं, क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर भी एटम और जो होते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेशनल मूवमेंट कर रहे होते हैं। दैट मोशन सेंसर्स कैन डिटेक्ट, उस मोशन को सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इंट्रूडर अलार्म्स यूज दिस मोशनल सेंसर दैट डिटेक्ट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड ऑफ अ वार्म बॉडी ऑफ एन अप्रोचिंग पर्सन। जो कोई अगर बंदा वहां पे आ रहा होता है उसकी बॉडी से जो इमिट हो रही होती है उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रारेड वेव्स हैज बीन यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इसीलिए इनको सिक्योरिटी पर्पस में यूज करते हैं, पर्टिकुलरली इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, खासतौर पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। उसकी रीजन ये है कि अंधेरे के अंदर डिटेक्ट करना होता है कि कोई दुश्मन आ रहा है तो पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क। ऑप्टिकल फाइबर का किस तरह काम करता है ये बताना है आपको, और इसका पार्ट भी है रेफरेंस द डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशन एंड मेडिकल इंडस्ट्री। आपने इन दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज बताना है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो मैंने आपको जब इसी चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट करवाए थे उसमें भी करवाया था, और जो नेक्स्ट चैप्टर अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 कराया उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का लिखवाया है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये सवाल दोबारा से एक्सेप्टेड करके लिख लिया है। पहले हम पार्ट ए में बताएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर आर हेयर साइज थ्रेड मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक और ग्लास फाइबर। प्लास्टिक या ग्लास के फाइबर से बनता है ऑप्टिकल फाइबर, और जो बाल के जितना बारीक होता है, ठीक है। दे ट्रांसमिट लाइट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, ये लाइट को लॉन्ग डिस्टेंसेज तक पहुंचाता है विदाउट लूजिंग एनर्जी, और उसमें एनर्जी भी लूज नहीं करता उसकी। दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेडिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड।
ये टेली कम्युनिकेशन में और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अच्छा, इसमें वर्किंग कैसे होती है ये पूरा मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराया हुआ है, इसलिए इसमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझती मैं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ डिफाइन कर दिया। टेली कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ होता है ये इसी चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट में मैंने आपको कराया था, उसका मैंने सिर्फ एक पॉइंट इसके अंदर लिखा है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट डेटा मच फास्टर देन कॉपर वायर। ऑप्टिकल फाइबर जो है कॉपर वायर से ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, बिकॉज दे यूज लाइट, क्योंकि वो तो लाइट यूज कर रहे होते हैं। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज्यादा तेज होती है, इसीलिए एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये ज्यादा सेफ होता है और ज्यादा तेजी के साथ डेटा ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद सेकंड इसका हमें इन्होंने पूछा था मेडिकल इंडस्ट्री में। मेडिकल इंडस्ट्री में ये एंडोस्कोप में इस्तेमाल होते हैं, एंडोस्कोपी के लिए। ये आपकी बुक से ही लिया है मैंने पैराग्राफ, ठीक है, बुक इसी चैप्टर में ये पैराग्राफ मौजूद है। दे आर यूज इन एंडोस्कोप, ये एक एंडोस्कोप में यूज होते हैं, विच इज अ मेडिकल डिवाइस। एंडोस्कोप जो एक मेडिकल डिवाइस है। लॉन्ग ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है, दैट एनेबल डॉक्टर्स टू सी एब्नॉर्मलिटीज इन ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, इनसाइड द बॉडी। ये एक लॉन्ग सी ट्यूब होती है जिसको डॉक्टर जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करके इंटरनल ऑर्गन को एग्जामिन करने के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कैमरा भी लगा होता है, लाइट की रे भी होती है, उसके जरिए ये डॉक्टर जो है इसको बॉडी के इंटरनल पार्ट को एग्जामिन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट कैन डैमेज द स्किन, एक्सपोजर टू सनलाइट डज नॉट डैमेज द स्किन, स्टेट द पॉसिबल रीजन। आप पूछते हैं कि सनलाइट जो होता है उसका एक्सपोजर डैमेज भी करता है स्किन को और नहीं भी करता, तो इसकी रीजन क्या है। पार्ट 2 है व्हाई आर अल्ट्रावायलेट रेज यूज अंडर मेडिकली सुपरवाइज कंट्रोल सनबैट, सनबैट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज क्यों यूज की जाती हैं। पार्ट ए का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक्सपोजर ऑफ सनलाइट कैसे डैमेज करता है, तो हम पहले बताएंगे कैसे डैमेज करता है और कैसे उससे बच सकते हैं। द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट कैन डैमेज द स्किन बिकॉज द सन इमिट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि सन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट कर रहा होता है तो वो स्किन को डैमेज कर सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैव हाई फ्रीक्वेंसी, दे कैन पेनिट्रेट डीपर इन द स्किन एंड आर हार्मफुल टू लाइव सेल, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रेस की और ये अंदर स्किन के अंदर और डीपर चले जाते हैं और फिर लाइफ सेल को जो है इनकी वजह से ये लाइफ सेल को किल कर देते हैं और उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सेस एक्सपोजर कैन कॉज स्किन डिजीजेस, इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक्सेस एक्सपोजर जो है सन का वो स्किन डिजीज का कॉज हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो डीपर जाके कैंसर कॉज भी कर सकती हैं, स्किन कैंसर। सन एक्सपोजर किस तरह स्किन को डैमेज नहीं करता, ये इसका दूसरा पार्ट था। इसका आंसर हम ये लिखेंगे वी कैन प्रिवेंट अस बाय वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ सन और कवर आवर बॉडी, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ सन में हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को कवर कर लें, व्हाइट क्लोथ्स पहने और अवॉइड ब्लैक कलर्स, ठीक है, ब्लैक कलर को अवॉइड करें क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। हम ये लिख सकते हैं इट विल नॉट डैमेज आवर स्किन इफ वी यूज सन ब्लॉक, हम सन ब्लॉक यूज करें, ठीक है। सन ब्लॉक जो होते हैं स्किन केयर होते हैं, ठीक है, स्किन केयर लोशन, सन ब्लॉक लोशन यूज करें, ठीक है, उससे भी हम अपनी स्किन को बचा सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से। इसका पार्ट भी इन्होंने हमसे पूछा था कि मेडिकली सनबैड में अल्ट्रावायलेट रेज को किस तरह यूज किया जाता है। आपको पता है ना कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सूरज ही नहीं निकलता, कई दिन सूरज नहीं निकलता, बाज़ जगह तो 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, तो लोगों को उससे विटामिन डी की कमी हो जाती है या उनकी स्किन को टैन करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो लोग सनबैड यूज़ करते हैं। सनबैड के अंदर जो होता है उन्होंने खास अल्ट्रावायलेट रेज ऐसे लैंप लगाते हैं जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेज इमिट होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन इमिट होती हैं, लेकिन उनको उन्होंने जो होता है मेडिकली कंट्रोल सुपरविजन में लगाया होता है, वो इस तरह स्किन को डैमेज नहीं करती और उसके अंदर विटामिन डी को बॉडी को जो है विटामिन डी भी प्रोवाइड करा जाता है ताकि जो है उनकी बॉडी की स्किन को डैमेज ना करें। पेज नंबर 49 पे देखें, अल्ट्रावायलेट लैम्प दैट इमिट अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन आर यूज इन सनबैड फॉर आर्टिफिशियल टैनिंग। जो लोग चाहते हैं कि उनके कलर थोड़ा टैन हो जाए उसके लिए वो अल्ट्रावायलेट वो यूज करते हैं सनबैड, जो कि जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी की रेडिएशंस होती है, वहाँ लैंप उसमें लैंप लगे होते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन कंट्रीज विद लॉन्ग पीरियड ऑफ लिमिटेड सनलाइट, तो ये वहाँ पे ऐसे ममालिक में पॉपुलर है जहाँ पे बहुत थोड़ा टाइम के लिए सनलाइट निकलती है। अंडर मेडिकली कंट्रोल सुपरविजन सनबैड ब्यूटिफाई प्रोवाइड द बॉडी विद विटामिन डी एंड ट्रीट सर्टेन स्किन कंडीशन, और ऐसी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जिससे वो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो स्किन को डैमेज ना करें।
ये आपका सवाल इसमें कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन फ्लोरेसेंस और इसका पार्ट बी है डिस्क्राइब स्टरलाइजेशन। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 49 पर है। फ्लोरेसेंस का इसी पेज में ब्लू कलर से जो शेड हुए ये पूरा है। फ्लोरेसेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन अल्ट्रावायलेट some materials convert their energy into light and glow. This phenomena is called fluorescence. कुछ materials ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जब जिस वक्त लाइट नहीं होती अंधेरा होता है तो वो ग्लो करते हैं, ठीक है, उनमें से लाइट निकलती है। जैसा कि और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, आपने वो देखे होंगे ना, क्लॉक होते हैं ऐसे जो कि रात को उनके जो नंबर्स लगे होते हैं वो नंबर्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर से चमक रहे होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं कि उन्होंने वो ऐसा मटेरियल उसमें यूज़ किया होता है जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर अंधेरे में वो ग्लो करता हुआ लगता है। इसको कहते हैं फ्लोरेसेंट, ठीक है। ये तो हो गया फ्लोरेसेंट। आपने यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा लिख लेना है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे आप ऊपर पहले पैराग्राफ में देखें तो स्टरलाइजेशन की आपको हेडिंग मिलेगी। स्टरलाइजेशन क्या है? अल्ट्रावायलेट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन आर यूज्ड टू स्टरलाइज फूड एंड वाटर एंड मेडिकल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, इसीलिए मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं हॉस्पिटल में उनको बैक्टीरिया को मारने के लिए उसमें अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर उनको रख देते हैं ताकि स्टरलाइज हो जाए। और या फिर जो फूड को भी स्टरलाइज करने के लिए जिनको कैनिंग करना होता है, कैन में बंद करना होता है, उनको भी अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए स्टरलाइज किया जाता है। ये दिस प्रोसेस इज नॉन स्टरलाइजेशन। बस आप यहाँ से इसका हॉस्पिटल तक लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स, एक्सप्लेन हाउ। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 50 पर है। हम ये पैराग्राफ पूरा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ इंस्पेक्टिंग मटेरियल टू डिटेक्ट इनसाइड डिफेक्ट बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिसको यूज करते हैं जो मेटल्स के अंदर कोई डिफेक्ट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, और उसके अंदर यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज। अब इसका जो है यहाँ तक आप हेडिंग डाल के उसके बाद आप लिखिएगा मेथड टू डिटेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखिए दिस इन दिस मेथड अ बीम ऑफ एक्सरेज पॉइंट एट द टेस्टेड आइटम। तो जो जिस आइटम को टेस्ट करना होता है उसके ऊपर एक्सरेज की बीम जो होती है पूरे उसके ऊपर एक्सरेज की पूरी एक बीम का मतलब कि बहुत सारी रेज एक साथ उसके ऊपर पास की जाती हैं। अ डिटेक्टर इज अलाइंड विद द बीम ऑन द अदर साइड। तो एक साइड से एक्सरेज पास करते हैं और दूसरे साइड पे एक डिटेक्टर लगाया हुआ होता है। द डिटेक्टर रिकॉर्ड एक्सरेज दैट पास थ्रू द मटेरियल। डिटेक्टर जो होता है वो एक्सरेज जो उसमें से मटेरियल से गुजर रही होती है उसको डिटेक्ट करता है। द थिकर द मटेरियल द फ्यूअर एक्सरेज कैन पास थ्रू। जहां पे मटेरियल थिक होते हैं वहां पे कम एक्सरेज पास होती हैं। मोर रेज मूव थ्रू दैट रीजन बिकॉज द मटेरियल इज थिनर विद अ क्रैक और फ्लोज। तो जहां पे कोई फ्लॉ होता है मटेरियल के अंदर या कोई क्रैक होता है या वहां से वो थिनर यानी पतला होता है तो वहां से ज्यादा रेज पास होती हैं। द डिटेक्टर कंप्यूट्स अ पिक्चर फ्रॉम द रेज दैट पास थ्रू। तो जब उसमें से पास थ्रू हो रही होती है रेज उस वक्त वो उसकी पिक्चर ले लेता है डिटेक्टर, विच शोज क्रैक और फ्लोज इन द मटेरियल, जिसकी वजह से वो देख सकता है, कोई भी जो भी डिटेक्ट कर रहा होता है वो देख सकता है कि मटेरियल के अंदर कहाँ पे फ्लॉज या फिर क्रैक्स हैं। इस तरह से मेटल के अंदर के क्रैक्स और फ्लॉज को पता चला लेते हैं और थिकनेस भी पता चला लेते हैं। जहां से थिन होता है वहां ज्यादा पास हो रही थी, जहां पे थिक होता है वहां पे कम पास हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 है वेयर डू गामा रेज कम फ्रॉम, हाउ आर गामा रेडिएशन यूज इन रेडियोग्राफी फॉर डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल। कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैसे गामा रेज को यूज करते हैं। पार्ट सी है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज यूज इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिंग। इसका आंसर आपके पास बुक में पेज नंबर 50 पर ही है, लास्ट लाइंस है एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज की हेडिंग के साथ। तो सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा था कहां से आती हैं, तो इसका आंसर आप ये पहला पैराग्राफ लिखेंगे पूरा, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। गामा रेज कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनमें से गामा रेज जो होती हैं इमिट होती हैं। दे आर प्रोड्यूस व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल एटम डिसे इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियस और लूज एनर्जी। तो कोई जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं किसी एटम के जो अनस्टेबल होते हैं, जब वो डिसे होते हैं या उनमें कुछ टूटते हैं तो वो टूट कर वो छोटे या स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। उस वक्त जो एनर्जी लूज होती है वो गामा रेज होती है। दे टेंड टू हैव हाई एनर्जी देन एक्स रेज। इनकी गामा रेज की एनर्जी जो होती है वो एक्स रेज से ज्यादा होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एक्स रेज से। ये यहाँ तक इसका पार्ट ए पूरा हो गया कि ब्रेन के अंदर जो छोटे ट्यूमर होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए
गामा रेज की सर्जरी यूज होती है जिसे कहते हैं गामा नाइफ रेडियो सर्जरी। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी करवा चुकी हूँ। ये आपका जो पार्ट भी है यहाँ से आएगा। द गामा नाइफ सर्जरी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूज गामा रेज टू डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्यूमर इन द ब्रेन विथ लेस डैमेज ऑफ सराउंडिंग सेल। क्योंकि मैंने आपको बताया गामा रेज जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो ब्रेन के अंदर छोटे ट्यूमर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज को जो है गामा नाइफ सर्जरी की जाती है और उसके गामा रेज को एंटर करते हैं जो वो जाके सीधा कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग सेल और सराउंडिंग के सेल को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। इसका जो पार्ट सी था उसमें पूछा था कि गामा रेज के जरिए किस तरह से स्कैनिंग की जाती है बॉडी के इंटरनल पार्ट की। तो उसके लिए जो एक टेक्निक यूज होती है उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी या पेट। ठीक है, इसका अब हम प्रोसीजर लिखते हैं कैसे होता है। इन अ पेट स्कैन अ शॉर्ट लाइट पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो एक्टिव सैंपलिंग टेकन सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, खासतौर पे ब्रेन फंक्शन, इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। तो बॉडी के अंदर एक पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो एक्टिव सैंपल ऐसी चीज एंटर करते हैं जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज जो है या गामा रेज जो है वो इमिट होती हैं। उसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं रेडिएटेड पॉजिट्रॉन क्विकली फ्यूज विद नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो पॉजिट्रॉन डाला था उसमें से जब रेडिएशन हुई गामा रेज निकलेंगी वो तेजी के साथ जो करीब के उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ फ्यूज करेंगी एंड लीड टू टू गामा रेज of 511 keV traveling in opposite direction. After detecting the gamma rays, a computer generate an image. अब जो कंप्यूटर है वो गामा रेज को डिटेक्ट कर लेगा और इमेज बना देगा दैट हाईलाइट द लोकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग एग्जामिन्ड। तो जहां का एग्जामिन किया जा रहा होगा वहां की पूरी लोकेशन और पूरी हाईलाइट्स के साथ सारा इमेज जो है वो कंप्यूटर पे आ जाएगा। ये आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह ये किस तरह स्कैनिंग में यूज की जाती है गामा रेज, यहाँ तक आप लिखेंगे इन अ पेट से लेके एग्जामिन तक। 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपके लिए हेल्पफुल रहे हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।